गुड इवनिंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 225 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 2 to 5 या फिर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और कौन सा इसमें करेक्ट होगा वो बताना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि 1998 में स्थापित की गई और यह संधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का जो निपटारा किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है, ठीक है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और भारत ने इसकी रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, दूसरा वाला भी गलत है। करेक्ट अपने को बताना है, पहला वाला केवल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रोम संविधि 1998 में स्थापित की गई थी और यह संधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि पर ना तो हस्ताक्षर किया और ना इसकी पुष्टि की है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ना कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या विश्व न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एल नीनो, ला नीना, एल नीनो। देखिए, एल नीनो समुद्र की सतह के औसत से ऊपर के तापमान को संदर्भित करता है जो समय समय पर पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र में विकसित होता है। ला नीना की बात करें तो ला नीना पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान के आवधिक शीतलन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो एल नीनो क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है समुद्री सतह का तापमान, और ला नीना क्या कर रहा है? उसको ठंडा कर रहा है। और एक और स्टेटमेंट है तीसरा, एल नीनो ईएनएसओ चक्र के ठंडे चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर तो देखिए, ऊपर जो है एल नीनो वो क्या है? औसत से ऊपर तापमान को संदर्भित कर रहा है, तो गर्म चरण को प्रस्तुत करेगा ना, संदर्भित करेगा ना। तो थर्ड वाले को हटा दीजिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तो पूछा क्या है, सही बताना है, तो केवल 1 और 2 यानी सी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिए, एल नीनो जो है समुद्र की सतह के औसत से ऊपर के तापमान को संदर्भित करता है जो समय समय पर पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में विकसित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। भूमध्य रेखीय बोल दो या विषुवतीय बोल दो, एक ही बात है। तो ला नीना की बात करें, अब ला नीना पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान के आवधिक शीतलन को संदर्भित करता है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तीसरा वाला गलत है क्योंकि एल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र के गर्म चरण का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि ठंडे चरण का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस नदियों के लिए जो मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया में नदियों की सुरक्षा और उनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है नदियों के महत्व और उनकी सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। और प्रत्येक वर्ष नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? नदियों का अधिकार, ठीक है। और नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी, उत्तर भारत में गंगा नदी, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किसको गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास, डी सुब्बा राव, रघुराम राजन या उर्जित पटेल? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023 का शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग का 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। शक्तिकांत दास की बात करें तो दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का पद संभाले हुए हैं वो, और उन्हें अपने कार्यकाल में महामारी की शुरुआत से यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति के कई संकटों का वित्तीय बाजार के माध्यम से संचालन के लिए पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित विकल्पों में एक तरफ दर्रे का नाम दिया गया है और सामने उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इनमें से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है वो ढूंढना है अपने को। बनिहाल दर्रा, बारालाचा दर्रा, जेलेपला दर्रा या जोजिला दर्रा? ऑप्शन नंबर ए में बनिहाल दर्रा, जो कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ता है, लद्दाख के। और जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, और जोजिला दर्रा लेह को नेपाल से जोड़ता है। देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा वाला गलत है। जोजिला दर्रा लेह को नेपाल से थोड़ी जोड़ता है। तो जोजिला दर्रे की बात करें तो न्यूज़ में था ये। क्यों था? जोजिला दर्रा भारी हिमपात के कारण पिछले कुछ महीनों से बंद था, लेकिन हाल ही में इसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सामान्य समय से पहले खोल दिया है। और जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख और कश्मीर के बीच एक रणनीतिक कड़ी है, ना कि लेह और नेपाल के। देखिए, यह एकमात्र सड़क संपर्क है जो लद्दाख क्षेत्र को बाकी भारत से जोड़ता है, और इस क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए यह दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दर्रे को फिर से खोलने से लद्दाख और कश्मीर के बीच आवश्यक आपूर्ति और व्यापार के परिवहन को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अभी हाल ही में सिलिकॉन बैंक चर्चा में रहा, क्योंकि बैंक करप्ट हो गया, डूब गया। ये आपको बताना है कि किस देश का बैंक है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए का बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक। तो अमेरिका में सबसे बड़ी वित्तीय संस्थागत विफलता में जो है देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया, और वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद से अमेरिका में यह सबसे बड़ा संस्थागत वित्तीय संकट है। देखिए, इस बैंक के अचानक बंद होने से वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है और निवेशकों और कंपनियों के लाखों डॉलर फंस गए हैं। विश्व में प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो स्टार्टअप्स में भारी मात्रा में छटनी के कारण जारी उथल पुथल और आर्थिक मंदी के कारण यह स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पर यानी विधि आयोग या भारत का विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टैचुरी बॉडी है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, और ये कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भारत का विधि आयोग कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है, करेक्ट है। ये गैर सांविधिक निकाय है, यानी नॉन स्टैचुरी बॉडी है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला ही सही है। तो भारत का विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैचुरी। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही है, क्योंकि यह कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है, और इसका काम कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना, ताकि इसमें सुधार किया जा सके और नए कानून बनाए जा सकें। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ एक सदस्य सचिव समेत 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज होता है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके अध्यक्ष होते हैं। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया, इसलिए न्यूज़ में है ये। और इसकी अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। ऑक्स पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, टेस्ट नंबर 222 में चर्चा की है, ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका आज कुछ और है।
तो ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक साझेदारी है और ऑकस का मुख्य फोकस विकासशील देशों को अल्पकालिक सहायता प्रदान करना है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? पहले जो इस पर प्रश्न पूछा गया था वहाँ यहाँ फ्रांस था, तो वहाँ पहला स्टेटमेंट गलत था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सही लिखा, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑकस का मुख्य फोकस विकासशील देशों को अल्पकालिक आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, गलत है। तो केवल एक ही करेक्ट होगा यहाँ पर, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सितंबर 2021 में घोषित एक नई सुरक्षा साझेदारी है, तो पहला वाला करेक्ट है। और इसका मुख्य फोकस रक्षा प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर सहयोग सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऑकस का मुख्य फोकस विकासशील देशों को अल्पकालिक आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यूपीएससी के फेवरेट होते हैं ऐसे प्रश्न। गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। और अमेरिका, रूस और चीन केवल 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मानव अंतरिक्ष उड़ानें संचालित की हैं। यदि भारत ऐसा करता है और सफल हो जाता है तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला और वापस धरती पर लाने वाला सुरक्षित। बिल्कुल, रूस, अमेरिका और चीन केवल 3 देश ही हैं। और पहला वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कोविड-19 के कारण 2 साल डिले हो गया ये मिशन, कम से कम चला जाता वरना अभी तक। देखिए गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। और यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। देखिए, जब मानव अंतरिक्ष में जाता है या कोई एस्ट्रोनॉट जाता है अंतरिक्ष में, तो वापस तो वो समुद्री जल में उतर कर ही आता है। ग्रेविटी मूवी में आपने देखा होगा, मार्शन में देखा होगा, चलो मार्शन में तो उतरता हुआ नहीं खाया, लेकिन देखा होगा आपने हॉलीवुड मूवीज़ में, ठीक है। और बाकी अमेरिका, रूस और चीन केवल 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये उपलब्धि हासिल की है, मतलब अपने मानव अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और धरती पर वापस आए वो। यदि भारत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजता है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 है, H3N2 वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा के H1N1 का म्यूटेट हुआ वेरिएंट है और इसे हांगकांग फ्लू भी कहते हैं। और H3N2 स्ट्रेन सुअर से इंसानों और इंसानों से सुअर में फैल सकता है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, बिल्कुल पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और डी है इसका आंसर। यूपीएससी सिविल सेवा के फेवरेट होते हैं ऐसे प्रश्न। बर्ड फ्लू के बारे में भी पूछा था उसने, स्वाइन फ्लू के बारे में भी पूछा था, अगर पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर देखोगे, और स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देश में इस वक्त जो है H3N2 वायरस, जिसे हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, इसके 90 केसों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 2 की मृत्यु भी हो चुकी है। H3N2 वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा के H1N1 का म्यूटेट हुआ वेरिएंट है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति और साल के किसी भी समय जो है शिकार बना सकता है किसी को भी। और इसके लक्षण किसी भी अन्य सीजनल फ्लू की तरह हो सकते हैं, जैसे कि खांसी आना, नाक बहना, जी मचलाना, शरीर में दर्द होना, उल्टी, डायरिया आदि। ये तीसरे स्टेटमेंट की बात है। इन्फ्लुएंजा का H3N2 स्ट्रेन सुअरों से इंसानों और इंसानों से सुअर में फैल सकता है और यह मुख्यतः खांसने व छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों, यानी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जो हवा में रह जाती हैं, उससे दूसरे व्यक्ति को चपेट में लेता है। और यह वायरस किसी संक्रमित सतह या मलमूत्र के संपर्क से भी फैल सकता है, इसको याद रखिएगा। H3N2 प्रश्न बन सकता है इस पर। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं
ठीक है, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।